मैम, अर्नब गोस्वामी ने जैसे ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली और उसके बाद जब वो ऑफिस आए तो आपको भी पता होगा जिस तरीके से उन्होंने चैलेंज किया उद्धव ठाकरे को कि अगर आपको किसी बात से दिक्कत है तो क्यों ना एक डिबेट हो जाए। तो देखिए, बिल्कुल जिस पर्सन को मैं कहूँगी कि इनलीगल डिटेंशन में आपने रखा हुआ था विदाउट एनी कॉज के, तो वो तो चैलेंज करेंगे ही, इसीलिए उन्होंने चैलेंज किया। पहले भी सैरिन मैंने प्यारा हिंदुस्तान पर ये बोला था कि कोई व्यक्ति अगर किसी के ऊपर कुछ पैसे अगर उधार हैं या किसी ने किसी का वर्क किया, नॉर्मल जब इंसान काम करता है अपना, तो बहुत सारे हो सकता है किसी से अगर हम अपना काम करवा रहे तो उनके पैसे मेरे पर पेंडिंग रहे हैं या किसी और पर ऐसे हो सकता। वैसे ही इनका केस था, जो पर्सन जिन्होंने सुसाइड कर लिया था अर्नब गोस्वामी का, उसमें नाम आ जाने मात्र से ये कैसे मान लिया कि ये अबिटमेंट ऑफ सुसाइड का केस है, और उसके आधार पे जो क्राइम नहीं कहूँगी, जो सुसाइड 2018 में हुआ, आप 20 में आकर के अरेस्टिंग कर रहे हैं, क्यों? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी फटकार लगाई है, लेकिन अर्नब गोस्वामी जब उनके साथ आपने बदले की भावना से ये काम किया तो ऑब्वियसली बात है कि वो भी आपको चैलेंज तो करेंगे ही कि आओ आप डिबेट कर लो कि हम सही हैं या आप सही हो। और मैम, यहाँ तक ये भी है कि कहीं ना कहीं ये बात सच्चाई भी है कि जिन चीज़ों से आपको परेशानी है, जिन चीज़ों को लेकर आपसे खुंदस निकाल रहे हो, तो क्यों ना आप सबके सामने जग जाहिर कर दो कि आखिर दिक्कत क्या है अर्नब गोस्वामी से आपको। देखिए, इनकी परेशानी जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, जिसमें उद्धव ठाकरे की हम बात करेंगे, इनकी परेशानी सिर्फ इतनी है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई है उसमें जिस तरीके से पुलिस का और महाराष्ट्र सरकार का जो रवैया रहा है, और जैसी इन्होंने नेग्लिजेंसी दिखाई, जैसे इन्होंने फैक्ट को टेम्पर किया, तो उस पर आवाज़ उठाने का अधिकार हर किसी को है। वो आवाज़ सिर्फ अर्नब गोस्वामी ने नहीं उठाई, वो आवाज़ सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ कि वेस्ट बंगाल से लोगों ने उठाई, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत ने आवाज़ उठाई। आप किस किस को जेल में डालोगे? अगर आपको एक्चुअल में जिन लोगों ने आवाज़ उठाई और जिन्होंने आप पर एलिगेशन लगाए उनको आकर के आप आंसर करो ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? संजय राउत जी वो आकर के कुछ भी उठपटांग बोल जाते हैं, तो उसका नतीजा यही है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है, और इवन की जो मुंबई हाई कोर्ट है उसको भी एक मैसेज उन्होंने दिया है कि इस तरीके के मैटर में आपने बेल क्यों नहीं दी। लोगों के फंडामेंटल राइट को आप प्रोटेक्ट करिए। प्रेस का स्वतंत्रता जो है वो फंडामेंटल राइट है। कोई व्यक्ति बोल रहा है, अगर वो गलत नहीं बोल रहा है तो उसको आप मेलाफाइड तरीके से जेल में नहीं डाल सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि जितनी तमाम तरीके की चीज़ें इन सरकार की तरफ से की जा रही है, और उसके बाद संजय राउत ये कहते हैं कि ये बदले की भावना नहीं है, तमाम तरीके की चीज़ें इन सरकार की तरफ से की जाती हैं, और उसके बाद अपनी बातों को नकारने की कोशिश करते हैं कि बदले की भावना नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। इस देश के अंदर मर्डर जिन लोगों ने किए हैं वो बाहर खुले घूम रहे हैं। इस देश के अंदर गैंग रेपिस्ट बाहर घूम रहे हैं। इस देश के अंदर 304 जिन पे लगा हुआ है दहेज हत्या, जो अपनी नई नवेली दुल्हन को फांसी के फंदे पर टांग देते हैं, वो लोग आज घर के बाहर जेल में नहीं है, वो बाहर हैं। उन लोगों को अरेस्ट करवाइए ना, उनको क्यों नहीं आप करवाते हैं? मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक केस है, महाराष्ट्र का ही है, वो लेडी का मैं नाम मिस कर रही हूँ। 15 साल की उनकी बेटी को इन लोगों ने मार दिया, और उसके बाद उसके निशान है हर चीज़, उसको सुसाइड केस बना दिया। वो बेटी इतनी, उसकी माँ रोती है कि मेरी बच्ची को जस्टिस चाहिए। कहाँ हैं आप? उन क्रिमिनल्स को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? एक व्यक्ति अगर इन सारे जो आप वर्क प्रॉपर नहीं कर रहे, या जो कर भी रहे हो वो बाइश तरीके से कर रहे हैं, और उस पर अगर कोई व्यक्ति अगर उंगली उठा रहा है, सवाल कर रहा है, तो उसको आप जेल में डाल दे रहे हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने बताया था सैरिन की, देखिए जो केस 2018 में क्लोज हो चुका है उसको आप रीओपन कर रहे हैं विदाउट कोर्ट की परमिशन लिए। ये तो इलीगल वर्क है। तो मुझे लगता है कि अब अर्नब गोस्वामी को इनके अगेंस्ट में अगेन FIR एक लॉन्च करवानी चाहिए कि बाय तरीके से पुलिस ने जो क्राइम किया है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी पर होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बाइस तरीके से काम ना करके फेयर तरीके से वर्क करे। तो इन्होंने बाइस तरीके से वर्क किया है, तो एक तो इन पर डेफिमेशन तो बनता ही बनता है 100%। अदर भी जो चार्जेज हैं उनमें इनको घसीटना चाहिए, जो भी महाराष्ट्र पुलिस है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसको। मैम, मैं फिर से चैलेंज के ऊपर बात आऊंगी कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया है, तो अब ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले टाइम पे उद्धव ठाकरे ये ना कहें कि मुझे चैलेंज भी क्यों कर दिया, जैसे जी कहने पर भी उन्होंने तमाम तरीके की चीज़ें कही थी।
देखिए, कोई व्यक्ति अगर किसी को चैलेंज करता है और जिस व्यक्ति को अगर चैलेंज किया जा रहा है वो अगर फेयर है, वो अगर ईमानदार है, तो आकर के बैठ जाइए डिबेट में, क्या दिक्कत है। अगर आपको कोई चैलेंज कर रहा है कि इस टॉपिक पर डिबेट कर लीजिए, आपको अगर नॉलेज है, आप फेयर हो, हर चीज़ है, तो आप आ जाएंगे, तो आप आ जाइए ना। लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, ये रियलिटी है। ड्रग वाले एंगल में सबने देखा। क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ये नॉन में नहीं था? क्या उनको पता नहीं था कि उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर जो है इस तरीके से, मतलब पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस तरीके से जो ड्रग वो लोग सप्लाई कर रहे हैं, लोग ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं और आपको पता नहीं है, आप उनके साथ मिले हुए हैं। और उसके बाद आप देखिए, एक और मैंने देखा KBC जो आता है, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें देखिए देश में नैरेटिव कैसे तैयार किया जा रहा है हमारे देश के मूल जो निवासी हैं उनके खिलाफ। इंडियन सिटीजन जो वाकई में अपने राष्ट्र को प्यार करते हैं, ना कि पर्टिकुलर किसी रिलीजन को, उनके खिलाफ नैरेटिव कैसे तैयार किया जाता है। क्या क्वेश्चन दिया गया था KBC में, पूरे देश ने देखा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस जब उसमें ला रहे हैं, जो लोग एक्चुअल में राष्ट्र विरोधी हैं उनको आप राष्ट्र प्रेमी बता करके अलग तरीके का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करें, तो उस पर तो सवाल बनेंगे ना। सवाल उस पर भी बनेंगे, सवाल इस पर भी बनेंगे कि ड्रग आता कहाँ से, और अगर ड्रग सप्लाई हो रहा है, ड्रग कंज्यूम हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जो इनलीगल वर्क हो रहा है उसको आप रोकें। आप नहीं रोक रहे तो सवाल किए जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की अगर डेथ हो जाती है, उनका रात में पोस्टमार्टम होता, अगर उसमें टाइम मेंशन नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, तो सवाल तो किए जाएंगे ना। तो ये सारे जब सवाल किए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, जो सवाल करेगा उसी को जेल में डाल देंगे। अगर वो ये केस जेन्युइन होता तो आज अर्नव गोस्वामी बाहर नहीं होते और इतनी जल्दी बाहर नहीं होते। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा, देखिए फंडामेंटल राइट का जो प्रोटेक्ट करने का जो राइट है वो हमारी कोर्ट्स को है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट, स्पेशली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। हाई कोर्ट ने नहीं दिया क्योंकि हमारी जुडिशरी में भी अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल पार्टियों का, और वो अर्नव गोस्वामी के केस में साफ साफ दिखा है। और मैम यहाँ पे ये भी बात है कि जिस तरीके की चीज़ें महाराष्ट्र सरकार ने की है, मुंबई पुलिस ने की है, तो इन चीज़ों को लेकर तमाम तरीके की बातें उठ रही हैं लोगों की तरफ से, और जनता का ये भी कहना है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये मानती हूँ, ये हम लोगों का अधिकार है, लेकिन हालात वहाँ पर ऐसे नहीं वो लोग बनने देंगे क्योंकि वहाँ पर एनसीपी इनके सपोर्ट में है, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट में है। जब तक ये अल्पमत में नहीं आएंगे नहीं उठ सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है कि इसको कभी नेशनल इशू नहीं बनाया गया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी राज्य के अंदर इस तरीके से 22 तरीके से वर्क कर रही है तो क्या वो राष्ट्रपति शासन उस आधार पे लगाया जा सकता है। ये अभी तक भारत में हुआ नहीं है। तो हाँ, लेकिन एक क्लॉज जोड़ा जा सकता है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं कि जो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो उस आधार पे अगर इसको ऐड कर दिया गया तो डेफिनेटली लग सकता है। और मैम यहाँ पे ये भी बात है कि जिस तरीके का रवैया इस सरकार का रहा है और जहाँ पे तमाम बॉलीवुड कलाकारों का रहा है, अब जो भी चीज़ें गलत होती है, अब जनता इतनी ज़्यादा जागरूक हो चुकी है कि जो भी उन्हें चीज़ गलत लगती है उसको लेकर लोग रोड पर आ जाते हैं, उसको लेकर आंदोलन चलाया जाता है। तो ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि ऐसी चीज़ें हमने पहले नहीं देखी जो कि अर्नव गोस्वामी के केस में देखी, क्योंकि काफ़ी सारे लाखों करोड़ों की संख्या में थे लोग थे जो सड़कों पर थे, जो नया जागरण हुआ है जनता में, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये वो लोग हैं जो लोग एक्चुअल में चाहते हैं न्यूट्रल तरीके से वर्क हो, और आवाज़ अगर एक तरफ से उठ रही है कि हमारे 4 लोग ऐसे हैं, 5 लोग ऐसे हैं जो एक, अगर कोई हिंदू अगर कुछ भी कमेंट करता है, कोई कपड़े पहनता है तो उस पर आप छीटाकशी करते हैं। वहाँ पर जब हत्या कर दी गई, जो मॉब लिंचिंग थी महाराष्ट्र में ही, जो भी पंडित थे पुजारी, उनकी हत्या कर दी गई, तो सारे चैनल ने क्यों नहीं दिखाया? एक बात बताइए, पूरे इवन की जो हिंदू है उन्होंने भी नहीं उठाया। उनको लगता है कि ठीक है कुछ लोगों ने ये गलतियाँ की हैं, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऐसे केसेस नहीं है। लेकिन वही हमारी कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग को मार दिया जाता है, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी आपने दे दी है कि अल्पसंख्यक यहाँ पर खतरे में है और उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। हमारे संविधान में अल्पसंख्यक लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनके रिलीजन को प्रोटेक्शन देने के लिए आपने क्या किया है, एक शब्द यूज कर दिया है, धर्मनिरपेक्षता, कि यहाँ पर भारत हमारा है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य।
धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है कि बहुसंख्यक आबादी के राइट्स को आप वायलेशन करते जाएं और अल्पसंख्यक आबादी को इतना प्रमोट कर दें कि वो बाइस तरीके से काम करना, कमेंट करना, ये सब शुरुआत कर दें। तो ये सब हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जिस तरीके से अगर इनका रवैया है, ये इनकी वोट पॉलिटिक्स है कि वोट कैसे लेना है और 5 साल सरकार कैसे इनको चलानी है, इसलिए इनका ये गुणा गणित भाग लगाए रहते। अदरवाइज शिवसेना तो किसके साथ थी? बीजेपी के ही साथ थी, हिंदुत्व पे काम करती। लेकिन वही वो कहते हैं हमारा हिंदुत्व अलग है। अरे हिंदुत्व सबका अलग कैसे हो सकता है जब हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ एक जैसी है, हमारे रिलीजन में जो भी हमारी दिनचर्या है, जो भी हमारे पूजा करने का हर चीज़ का जो तरीका है वो एक जैसा है। तो शिवसेना का हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व या मेरे देश के लोगों का हिंदुत्व अलग कैसे हो गया? राष्ट्र एक है, हम सभी अगर हिंदू हैं, सभी राष्ट्र प्रेमी हैं। इवन मैं कहूँगी कि मेरा भारत मुझे लगता है विश्व की सबसे अच्छी ऐसी कंट्री है, ऐसा एक देश है जिसने यहाँ पर सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक के राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। अदरवाइज आप देखिए, अभी आपने देखा फ्रांस में क्या हुआ, इतना तो मेरे भारत में कभी नहीं कर सकते। हालांकि एफएम फिदा हुसैन, इन्होंने कभी भी मोहम्मद साहब का चित्र नहीं बनाया, इन्होंने हमेशा हिंदू देवी देवताओं का चित्र बनाया और वही हिंदू लोग इनको मंच पर बुला करके सम्मानित करते रहे। हम इतने लिबरल लोग हैं और ये मेरा भारत इसीलिए अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक मेरा भारत अखंड रहेगा, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। शिवसेना के ऊपर आऊँगी और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे ही कल अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली, यहाँ पे अर्नब गोस्वामी के साथ लाखों करोड़ों लोग थे जो अर्नब गोस्वामी के साथ खुश थे। यहाँ पे लोगों का ये भी कहना था कि ये अर्नब गोस्वामी की जीत नहीं है, ये एक विचारधारा है और ये हम सबकी जीत है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो शिवसेना के सपोर्टर थे, जो शिवसेना को जी जान से मानते हैं, जो कांग्रेस के पक्षधारी थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेके ही सवाल उठा दिया और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को बेल कैसे दे दी। अरे तो बेल दो, ये तो प्रोविज़न है, ऐसे बेल कोई भी कोर्ट किसी को ऐसे बेल नहीं दे सकता है, वो ग्राउंड देखते हैं। इसमें हाई कोर्ट ने जब बेल रिजेक्ट किया तो उस रिजेक्शन वाले ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, वहाँ से बेल अलाउ हुई। तो जो लीगल पॉइंट है उस पर बात करनी चाहिए, अननेसेसरी में किसी पर एलिगेशन लगा देने से कुछ नहीं होगा। और निश्चित रूप से जब हमारे देश के अंदर अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में बात करें तो 2 विचारधाराएँ हैं, एक लेफ्ट विंग है, एक राइट विंग है। तो जो लोग राइटिस्ट हैं, ठीक है, वो अगर कंट्री को प्यार कर रहे हैं और लेफ्टिस्ट के नाम पर अगर आप कंट्री को तोड़ने वाले लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं तो लोग आपका विरोध करेंगे। लेकिन अगर आप भले ही लेफ्टिस्ट हैं और वामपंथी दल हैं या आप बीजेपी से या देश से बहुत सारी चीज़ों से अगर आप डिसएग्री करते, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे भारत को, असम को भारत से अलग कर दिया जाए। ये बात कर सकते हो, जम्मू कश्मीर के इशू पर आप आंदोलन कर सकते हो, ऐसा क्यों करेंगे? जो मेरा भारत अखंड भारत रहा है, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब मेरे भारत का हिस्सा रहे। पाकिस्तान भी तो मेरे भारत का हिस्सा था। हमने तो इन लोगों को एक पर्टिकुलर आबादी के आधार पे आपने मांग की तो हमने अपने घर में भी रखा और आपको एक अलग घर भी दे दिया। अब क्या चाहिए आप लोगों को? तो ये क्वेश्चंस तो उठेंगे ना इस कंट्री को लेकर के, मतलब इन लोगों की विचारधारा को लेकर के। तो ये विचारधारा जो मेरे देश को खंडित करेगी, ये तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अर्नब गोस्वामी, ठीक है, उनकी बहुत सारी चीज़ों से मैं डिसएग्री भी करती हूँ, जैसे उनका वे ऑफ टॉकिंग जो है, स्टाइल, ठीक है, कभी कभी एग्रेसिव होकर बोलते, मैं नहीं एग्री करती हूँ। लेकिन ये अगर वो जो बोल रहे हैं उस बात में कितना दम है, उससे तो मैं एग्री करूँगी ना। तो ये तो सोचना पड़ेगा। और लोग किसी के साथ ऐसे ही सपोर्ट में नहीं आते हैं सैरन, वो देखते हैं, उनको लगता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और आज के टाइम में हमारी कंट्री का जो यूथ है वो सब समझ रहा है, वो लॉजिकल है। क्योंकि हमारा जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारा जो इतिहास लिखा गया, न्यूट्रल लोगों ने लिखा। जो लोग उस टाइम शासन सत्ता में थे वो अपनी तरीके से पावर में बने रहने के लिए हमारे सारे सिलेबस लिख रहे थे। और वो सिलेबस हमें कितना ज़्यादा मतलब कहेंगे मैनिपुलेटेड है, तो उस पर सवाल उठेंगे ना। इस देश में अकबर को तो आपने बना दिया महान, अशोक को गॉड क्यों कर दिया? अशोक ने तो वहाँ म्यांमार, ईरान, इराक तक जाकर के शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अखंड भारत की कल्पना वो लेकर के आए, वो सेकेंडरी क्यों हैं? और ये लोग महान कैसे हो गए? मेरे भारत में दूसरे लोग आकर के यहाँ शासन करके अपनी चीज़ों को स्थापित करके भारत की मूल चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके, आज अगर देश के अंदर देखा जाए कितने अशोक स्तंभ है, जहाँ पर भी खुदाई होती है सैरन,
बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं, वहाँ पर अशोक स्तंभ मिलते हैं। ये हमारे भारत की हिस्ट्री है, ये मेरा इतिहास है जिसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो देश का यूथ अब जानना चाह रहा है, और वो जब सवाल अर्णव गोस्वामी या सीमा या सेरिन या जो लोग भी उठाएंगे तो उसका आंसर तो करना पड़ेगा जिन लोगों से क्वेश्चन किया जाएगा। थैंक यू।